अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो हमारा PRC 4 यानी कि इंट्रो टू अकाउंटिंग के पेपर का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का चैप्टर है, उसके कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन करूंगा। और हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे एक एक कर कर। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि प्राइम कॉस्ट मीन्स, यानी कि जो प्राइम कॉस्ट होती है उसका क्या मतलब होता है। अब देखें, ये लेक्चर आपने तब देखना है जब आपकी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हुई भी है। प्राइम कॉस्ट जो है उसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एडिशन को हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एडिशन को हम लोग ओवरहेड्स कहते हैं। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो एमसीक्यू नंबर 1 है, इसका जो आंसर होगा वो अगर हम देखें तो लिखा हुआ है पहले सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती ही नहीं है जो फैक्ट्री पर इनकर होती है। सी में लिखा हुआ है सम ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती। डी में लिखा हुआ है सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट डेफिनेशन लगती है। ऑल्दो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, लेकिन आमतौर पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी भी कंपनी में इनकर नहीं हो रहे होते। जो मैंने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स डिस्कस किया उसमें मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी डिफाइन किया होगा। तो 1 का आंसर हो जाएगा डी। 2 पर चलते हैं। 2 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट हर वो कॉस्ट होती है जो मैं इनकर कर कर अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेबल मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? उसके लिए रॉ मटेरियल होगा वुड। अब रॉ मटेरियल यानी कि वुड परचेज कर कर वो कोशिश करेगा कि वो वुड से क्या बनाए? वो वुड से बनाएगा वो वुड से बनाएगा क्या चीज? टेबल। ठीक है। रॉ मटेरियल यानी कि वुड यूज करेगा और उससे एक फिनिश गुड्स बनाएगा जिसका नाम होगा टेबल। अब जब ये टेबल बनाना चाह रहा होगा तो ये बहुत सारे खर्चे इनकर करेगा। मिसाल के तौर पर लेबर को जो है वो तनख्वाह देगा, लेबर की कॉस्ट इनकर करेगा। मिसाल के तौर पर बिजली इस्तेमाल करेगा यानी कि ओवरहेड्स इस्तेमाल करेगा। ये सारे के सारे खर्चे, कन्वर्जन कॉस्ट इज अ टर्म जो मैं यूज करता हूँ, जितने भी खर्चे मैं जो है वो करता हूँ ताकि मेरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की शक्ल ले ले। यानी कि वुड, मिसाल है वुड से मैं टेबल बना लूँ, उसके लिए जितने भी मैं खर्चे करूंगा वो मेरी कन्वर्जन कॉस्ट होगी। लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा। तो अगर मैं इधर इन डेफिनेशंस पर जाऊं तो ए में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब देखें, वुड की जो कॉस्ट है ना वो कन्वर्जन कॉस्ट नहीं है। वुड भी आपने खरीदा होगा लेकिन वुड की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, वो कन्वर्जन कॉस्ट नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको इनकर कर कर वुड से मैं टेबल बनाऊंगा। तो पहला आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ रही है। सी भी नहीं होगा क्योंकि प्राइम कॉस्ट आ रहा है और उसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है। डी होगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जितने भी ओवरहेड्स मैंने इनकर करे हों वो सारे ओवरहेड्स, और जितनी भी मैंने लेबर की कॉस्ट इनकर करी हो, यानी कि 2 का आंसर होगा डी। थर्ड में लिखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट। डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है। आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये तो बड़ी इसने अजीब सी डेफिनेशन लिख दी। डायरेक्ट कॉस्ट हरगिज ऐसी कोई कॉस्ट नहीं होती जो डायरेक्टर्स के कंट्रोल में हो। डायरेक्टर्स को ऐसे ही इसने जो है एक ऑप्शन बनाने के लिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। आर डायरेक्टली चार्ज टू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होते हैं कंपनी का? कैंटीन का डिपार्टमेंट हो सकता है, मशीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। ये भी थोड़ी जो है वो सही डेफिनेशन नहीं लग रही। सी में लिख रहा है आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मैनेजर। और डी में लिख रहा है कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। विद अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस नहीं, और सर्विस होगा, और इसका आंसर 3D होगा। डायरेक्ट कॉस्ट हर वो कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो।
डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब है कि जो मेरा प्रोडक्ट हो, जो यूनिट हो, उसकी कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा हो, सिग्निफिकेंट पार्ट हो, यानी कि एक अहम कॉस्ट हो, या उस प्रोडक्ट में डायरेक्टली नजर आ रही हो कि भाई ये कॉस्ट इनकर हुई होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो टेबल बनाने की जो डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल आएगा, फॉर एग्जांपल वुड। वुड के बगैर जो है वो टेबल नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल इसमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी, लेबर को मैंने तनख्वाह दी होगी जिसने उस वुड की कार्विंग की होगी, उसके बगैर टेबल नहीं बन सकता। टेबल बनाने के लिए ये कॉस्ट इनकर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर एग्जाम्पल कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ सकता है, मिसाल के तौर पर किसी टेबल बनाने वाली कंपनी का डिजाइन यूज करने के लिए मैं उसको रॉयल्टी पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हर वो कॉस्ट होती है जो मेरे प्रोडक्ट या जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, उससे डायरेक्टली लिंक और डायरेक्ट ताल्लुक रखती है। 4 पर आते हैं। 4 में लिखा हुआ है और रेस्टोरेंट हैज दी फॉलोइंग कॉस्ट इन अ पीरियड, और सवाल है व्हाट आर दी इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर एन इंडिविजुअल मील। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है वेजेस ऑफ द किचन स्टाफ। किचन में जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी वेजेस। अब देखिए, क्योंकि वो पूछ रहा है कि मील से रेलेवेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। मील यानी खाना पकाना, और उसमें अगर किचन का स्टाफ है तो किचन के स्टाफ तो डायरेक्टली वो खाना पकाने के लिए मेहनत कर रहा होगा, यानी कि वो डायरेक्ट लेबर होगा। और अगर वो डायरेक्ट लेबर होगा तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। और अगर वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है आपके पास, ये तो एक डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जाम्पल है, तो ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। 2 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ किचन इक्विपमेंट। किचन की कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करने पर उस इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, या अमूमन आमतौर पर डेप्रिसिएशन जो है उसको ओवरहेड्स में इंक्लूड किया जाता है और इसको एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट किया जाता है। रीजन ये होती है कि डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन खालिस तौर पर ये कहती है कि हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के साथ या यूनिट के साथ आइडेंटिफाइबल हो और उसकी कॉस्ट का सिग्निफिकेंट हिस्सा कवर करे। अब जब मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ, किचन में कुछ इक्विपमेंट्स है और उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो किस मील के साथ एसोसिएटेड है। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो कोई लेट से कोई मशीन परचेज करी है जिसमें फ्रेंच फ्राइज पकते हैं, तो अब उसकी एक डेप्रिसिएशन मैं बुक्स में चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन कितने किलो या कौन से किलो फ्रेंच फ्राइज के लिए कितने रुपए की डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्जेबल है, ये मेरे लिए आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर किसी कॉस्ट का किसी यूनिट के साथ आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, यानी कि मुझे ये ना पता चले कि ये जिंगर बर्गर बनाया था, इसमें मैं डिप्रिसी इसकी वजह से कितना जो है ना वो किचन का कोई इक्विपमेंट टूटा फूटा है और उसकी कितनी डेप्रिसिएशन मुझे वो करनी है, तो मैं उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करता हूँ। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर मील्स। अब ये तो बड़ा सिंपल है, जो मैं खाना बनाने के लिए यानी कि मील में कोई जो है वो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो तो उस मील में यूज हो रहे हैं और वो डायरेक्ट मटेरियल है, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। रेंट पेड फॉर द रेस्टोरेंट्स बिल्डिंग, ये भी एक जनरल नेचर की कॉस्ट है, किसी एक पर्टिकुलर मील के साथ इसका कोई गहरा या डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। मैं रेंट तो पे कर रहा हूँ और रेस्टोरेंट भी चला रहा हूँ, लेकिन किस मील के लिए कितना रेंट पे कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बस एक महीने के बहाना रेंट पे कर रहा हूँ और उसमें इतनी सारी मील्स पक रही हैं, यानी कि मील के साथ कोई गहरा या डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि मुझे जिससे मैंने रेस्टोरेंट की जगह रेंट पे लिए वो बोलता कि एक बर्गर बनाओगे तो 5 रुपए का रेंट लूंगा, 2 बर्गर बनाओगे तो 10 रुपए का रेंट लूंगा, ऐसा होता ही नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो रेंट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ सकता था। तो लिहाजा मेरा आंसर 2 और 4 यानी कि डी होगा। 5 पर चलते हैं। 5 में लिखा हुआ है विच आइटम इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें से विच आइटम इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें से कौन सी चीज जो है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट है। रॉयल्टी पेड और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट एसके प्रोड्यूस्ड। अच्छा, रॉयल्टी जनरली हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मैं जब किसी को रॉयल्टी पे करता हूँ तो किसी खास काम करने की रॉयल्टी पे कर रहा होता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई बर्गर वाला है, वो कोई बर्गर की आउटलेट ओपन कर रहा है जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, तो वो जितने बर्गर्स बनाएगा उस पर वो रॉयल्टी पे कर रहा होगा। अब उसको पता होगा कि बर्गर बनाने के लिए रॉयल्टी का पे करना ज़रूरी है, लिहाजा ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। 6 में लिखा हुआ है विच टू ऑफ दी फॉलोइंग आर। अच्छा, दूसरी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती डायरेक्ट कॉस्ट। क्लीनिंग मटेरियल फॉर द फैक्ट्री एक जनरल खर्चा है, फैक्ट्री को धोने के लिए मैंने कोई क्लीनिंग मटेरियल परचेज किया है।
फैक्ट्री का रेंट ऊपर जैसे डिस्कस किया। वेजेस ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर यूनिट्स बनाता नहीं है, लिहाजा डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आता। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता वेजेस ऑफ दी लेबर इन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में जा रहा होता। 6 में लिखा हुआ विच टू ऑफ दी फॉलोइंग आर डायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ बेकरी, बेकरी के लिए कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट होंगी। ए में लिखता है चॉकलेट चिप्स परचेज, बिल्कुल ये डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? बेकरी का मेन काम क्या है? खाना बनाना, अलग अलग तरह की पेस्ट्रीज बनाना, केक्स बनाना, और उसमें अगर चॉकलेट चिप्स लगेंगे तो ये उसके फिनिश गुड्स का डायरेक्ट मटेरियल है, लिहाजा ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द बेकरी, अगेन मैं ये नहीं बता सकता कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कौन सा केक, कौन सा पेटीज, कौन सा बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल करी, जनरल नेचर की कॉस्ट है इसलिए ओवरहेड्स में जाएगा। आवर्स ऑफ केक डेकोरेटर्स टाइम, केक डेकोरेट करने वाला जो बंदा है वो जितने घंटे काम कर रहा है किसी एक केक बनाने के लिए, उसको मुझे तनख्वाह देनी होगी, और इस तरह की कॉस्ट मेरी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी, और वो एक डायरेक्ट कॉस्ट होगी। रेंट ऑफ बेकरी प्रेमिसेस अगेन एक जनरल नेचर की कॉस्ट है, और जनरल नेचर की कॉस्ट ओवरहेड्स में शामिल होती है। 7 पर आते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस टेबल क्लोथ्स, एक ऐसा बिजनेस जो टेबल क्लोथ्स बनाता है उसके लिए इनमें से कौन सी दो कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। ए में लिखा हुआ है 300 मीटर्स ऑफ व्हाइट कॉटन फैब्रिक परचेज, ये तो डायरेक्ट मटेरियल है, ये उन टेबल क्लोथ्स को बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल हुआ होगा, लिहाजा ये तो डायरेक्ट मटेरियल है और ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। 5 लीटर्स ऑफ लुब्रिकेंट फॉर स्विंग मशीन परचेज, अब देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैंने 5 लीटर लुब्रिकेंट परचेज किया है, कोई ऑयल परचेज किया है, ये ऑयल कपड़े में नहीं लगता। अगर ये कोई ऑयल मेरे फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में कपड़े में लगता होता तो ये डायरेक्ट मटेरियल होता। ये ऑयल तो उन मशीन्स में जाता है जिन मशीन्स को मैं इस्तेमाल कर कर कपड़ा बनाता हूँ। अगर ये 5 लीटर्स का लुब्रिकेंट ऑयल मेरे फिनिश गुड्स में इस्तेमाल हो रहा होता, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए तेल चाहिए होता, कपड़े में तेल नजर आ रहा होता, तो वो डायरेक्ट मटेरियल होता, वो मेरे फिनिश गुड्स में लग रहा होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो 5 लीटर लुब्रिकेंट है ये किसी और मशीन में डल रहा है। हाँ, वो मशीन जो है वो कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे फिनिश गुड्स में नहीं लग रहा तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है, और ये ओवरहेड्स में आता है, यह इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। फिर लिखा है वेजेस ऑफ द 2 स्विंग मशीन ऑपरेटर्स वर्किंग 40 आवर्स ईच वीक, ये तो डायरेक्ट लेबर है, कपड़ा बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लिहाजा ये तो मेरा डायरेक्ट लेबर होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रोडक्शन एरिया, जो प्रोडक्शन एरिया है उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रोडक्शन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, और अगर उसका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो एक जनरल नेचर का बिल होगा, लिहाजा मुझे क्योंकि ये नहीं पता कितने कपड़े के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई, तो ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी यूनिट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो, और उस यूनिट को बनाने के लिए उस कॉस्ट का इनकर करना जरूरी है, और मुझे पता चले कि किस यूनिट में कितना खर्चा या कितना एक्सपेंस इनकर हुआ है। तो हमारा आंसर बी एंड डी होगा। 8 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज अपोज टू इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी। वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसकी तनख्वाह इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है, क्योंकि वो जो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो डायरेक्टली यूनिट्स की प्रोडक्शन में किसी भी लिहाज से इन्वॉल्व नहीं होता। अगर ये फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं उसकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता, उस केस में ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। वेजेस ऑफ ऑपरेटर इन द कटिंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट है और उसमें कोई ऑपरेटर काम करता है, हाँ जाहिर सी बात है ये कंपनी का मेन डिपार्टमेंट होगा जिसमें यूनिट्स की कटिंग हो रही होगी, और उसमें कोई बंदा काम कर रहा है तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। वेजेस ऑफ स्टोर कीपर्स एंड रॉ मटेरियल स्टोर, रॉ मटेरियल स्टोर कंपनी में एक जगह होती है जहाँ पर स्टोर रूम में एक्स्ट्रा मटेरियल रखा हुआ होता है जो कभी कभी इस्तेमाल होगा, उसको कोई स्टोर कीपर है, उसका कोई चौकीदार है, अगेन ये प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा डायरेक्ट लेबर नहीं हो सकता। वेजेस ऑफ फोक लिफ्ट ट्रक ड्राइवर्स हु हैंडल रॉ मटेरियल, अगेन ये लोग भी डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाने वाली मशीन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लिहाजा मेरा आंसर 8 का बी होगा। 9 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय अ हाउस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, इसमें से कौन सी कॉस्ट मोस्ट लाइकली जो है ना वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। हाउस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के लिए विंडोज, भाई विंडोज तो घर बनाने में इस्तेमाल होती है तो डायरेक्ट हो गई। ब्रिक्स, ब्रिक्स भी घर बनाने में इस्तेमाल होती है, डायरेक्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी केबल, घरों की दीवारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की केबल बिछाई जाती है, यानी कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन है उस इंडस्ट्री के लिए ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। नेल्स एंड स्क्रूज, सर नेल्स एंड स्क्रूज भी तो डायरेक्ट मटेरियल है, नहीं।
अगर कोई ऐसी चीजें जो मेरे फिनिश गुड्स में लग रही है लेकिन उसकी कॉस्ट बिल्कुल मामूली सी है, तो उसको मैं इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करता हूँ। अब नेल्स और स्क्रूज जो है वो घर बनाने में हो सकता है इस्तेमाल हो रहे हो, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर लेट से एक खिड़की की बात करें, खिड़की में अगर लेट से 15,000 की खिड़की है ना, तो 10,000, अगर 15,000 की खिड़की का टोटल मटेरियल आया है तो 15,000 में से 12-13 हजार रुपए की लकड़ी होगी, लोहा होगा, 100-200-300 रुपए के स्क्रू इस्तेमाल होंगे, यानी कि बिल्कुल ही मामूली कॉस्ट के इस्तेमाल होंगे। और अगर बिल्कुल मामूली कॉस्ट के रॉ मटेरियल इस्तेमाल होंगे तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाता है, तो 9 का आंसर डी होगा। 10 पर आ जाते हैं। 10 पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें से कौन सी कॉस्ट जो है ना वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट की और डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन हम बहुत बार पहले भी सीख चुके हैं। फ्लोर फॉर मेकिंग ब्रेड, डबल रोटी बनाने के लिए जो आटा इस्तेमाल होगा, जाहिर है वो डबल रोटी फिनिश गुड है, उसमें एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। बिल पेड फॉर आइसिंग अ वेडिंग केक, वेडिंग केक की आइसिंग यानी कि उसकी टॉपिंग के लिए डायरेक्टली कुछ पैसे पे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो फिनिश गुड्स है उसमें डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है ये भी पता चल रहा है, सिग्निफिकेंट इस्तेमाल हो रहा है ये भी पता चल रहा है। वेजेस कॉस्ट ऑफ बेकर, वो बंदा जो फैक्ट्री में ये केक बना रहा था उसकी तनख्वाह, जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट लेबर है तो ये भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन जब लिखा हुआ आ रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ ओवंस, ओवंस की डेप्रिसिएशन एक जनरल नेचर की कॉस्ट है, मुझे ये नहीं पता चलता कि कितने डेप्रिसिएशन जो है वो किस यूनिट के लिए मैं चार्ज करूं, इसको मैं इसीलिए एक जनरल कॉस्ट ट्रीट करता हूं, तो डी मेरा आंसर होगा। 11 पर चलते हैं। 11 में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर। इसमें से कौन सी चीज डायरेक्ट लेबर होगी। ए में लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन अ कंपनी सर्विसिंग कार, एक कंपनी है जिसका मेन काम ये है कि वो गाड़ियों की सर्विस करती है, उसमें कोई एचआर मैनेजर है। एचआर मैनेजर गाड़ी जो है उसकी सर्विस करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। एचआर मैनेजर जो है वो गाड़ियां नहीं धो रहा होगा, गाड़ियों में मैकेनिक का काम नहीं करोगा, लिहाजा ये इनडायरेक्ट लेबर होगा। ब्रिक लेयर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो उसमें एक ब्रिक लेयर है, भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी का मेन काम ही कंस्ट्रक्शन होता है और उसमें जो ब्रिक लेयर है वो तो डायरेक्ट लेबर होगा। वो कंपनी का जो मेन काम है, मेन ऑपरेशन है, उसमें इन्वॉल्व है। जनरल मैनेजर इन डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर का कोई जनरल मैनेजर है जो चीजें देखता है। मेंटेनेंस मैनेजर इन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैमरास, कैमरा बनाने वाली कंपनी में कोई मेंटेनेंस का मैनेजर है जो देखता है कि फैक्ट्री में कोई चीज टूटी फूटी तो नहीं है, वो कैमरा बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बाकी सारे इनडायरेक्ट लेबर होंगे, बी इसका आंसर सही होगा। 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर। इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट लेबर है। स्टाइपेंड ऑफ ऑडिट ट्रेनी इन एन ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म में कोई ऑडिट ट्रेनिंग काम कर रहा है और उसकी तनख्वाह। अब ऑडिट फर्म में जो ऑडिट ट्रेनिंग काम कर रहा है वो ऑडिट के लिए ही काम कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह डायरेक्ट कॉस्ट होगी। बी में लिखा हुआ है वेजेस ऑफ असेंबली वर्कर इन कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, असेंबली वर्कर वो बंदे होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं जो गाड़ियों के मुख्तलिफ पुर्जों को असेंबल कर कर गाड़ी बनाते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट लेबर होगा। वेजेस ऑफ स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर, फैक्ट्री के किसी स्टोर में, फैक्ट्री का स्टोर वो जगह होती है जहाँ पर, जिसको आप वेयर हाउस भी कहते हो, जिधर एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ होता है, उसका कोई स्टोर असिस्टेंट है जो छोटे मोटे वहां पर हिसाब किताब रखता है। अब ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा इनडायरेक्ट लेबर सी। डी में लिखा हुआ है वेजेस ऑफ प्लास्टर इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का मेन काम ही बिल्डिंग करना है और प्लास्टर उसका एक मेजर प्रोसेस होता है, लिहाजा ये डायरेक्ट लेबर होगा, तो मेरा रेलेवेंट आंसर सी होगा। 13 पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मोस्ट अनलाइकली टू बी पार्ट ऑफ फैक्ट्री लेजर। इसमें से कौन सा अकाउंट जो है वो अनलाइकली है कि वो फैक्ट्री लेजर का पार्ट नहीं होगा। फैक्ट्री लेजर का पार्ट नहीं होगा यानी कि जहाँ पर फैक्ट्री से रेलेवेंट हिसाब किताब होता है, जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, वहाँ पर इन्वेंट्री का जो अकाउंट है वो मौजूद होता है, ताकि मुझे पता चले कि कितनी इन्वेंट्री मेरे पास है। WIP का मतलब ये होता है कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो इन प्रोसेस है, यानी कि जो ना रॉ मटेरियल की फॉर्म है ना फिनिश गुड्स की फॉर्म है। प्रोडक्शन के ओवरहेड्स का अकाउंट बिल्कुल फैक्ट्री में ही पड़ा हुआ होगा। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री प्रेमिसेस, देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो है ना वो एक फिक्स एसेट है और इस फिक्स एसेट्स की का हिसाब किताब जनरली जो है वो हेड ऑफिस अपने पास कर रहा होता है। डायरेक्ट लेबर जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो इसका हिसाब किताब भी फैक्ट्री में हो रहा होगा। 14 पर आते हैं। 14 में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज परचेज मटेरियल कॉस्टिंग 204,000 ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। देखिए कभी भी कोई कंपनी अगर क्रेडिट पर मटेरियल परचेज करती है तो मैं उसकी डबल एंट्री भी बताता जाऊं। उसकी डबल एंट्री हो सकती है इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट 204,000 और कोई पेएबल अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 204,000। ठीक है, ये एक जनरल सी बात है।
अब लिखते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ मार्च देयर वेर इन्वेंट्रीज और रॉ मटेरियल और 26,000, 26,000 की इन्वेंट्री पहले से पड़ी हुई थी, ये आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। आपने मजीद जो इन्वेंट्री की परचेजेस करी है वो करी है आपने 2,04,000 की, ठीक है ना, यानी कि अब आपके पास टोटल हो गई 2,30,000 रुपए की टोटल इन्वेंट्री हो गई। अच्छा, अब टोटल इन्वेंट्री का क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द मंथ 176,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड 30,000 ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल वर इशूड फॉर प्रोडक्शन। 176,000 रुपीज का डायरेक्ट मटेरियल और 30,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया स्टोर से प्रोडक्शन के लिए। व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर और इनकी डबल एंट्रीज पर सेपरेट लेक्चर मौजूद है, यहाँ पर मैं बड़ा ब्रीफली इन चीज़ों को कवर करूंगा। देखिए, अगर आप कोई डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हो, मैं ज़रा यहाँ पर बता देता हूँ, पहले ही एमसीक्यू थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डायरेक्ट मटीरियल। अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसकी एंट्री पास हो जाती है, उसकी एंट्री पास हो जाती है WIP डेबिट, ठीक है। और इन्वेंट्री का जो अकाउंट होता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल का अकाउंट होता है, वो हो जाता है क्रेडिट, ठीक है ना। और यही पहले पार्ट में पूछा गया है इस सवाल में, व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल अगर इशू किया गया है तो उसकी सही एंट्री क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल इशू करने का मतलब ये कि स्टोर से डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होने के लिए जा रहा है, तो WIP डेबिट होगा और इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि 14 का जो आंसर है ना वो सी होगा। अमाउंट 176,000, सॉरी, 14 का आंसर सी नहीं होगा, एक मिनट, 14 का आंसर जो है वो डी होगा। 14 का आंसर जो है डी होगा। इन्वेंट्री WIP डेबिट 176,000 और इन्वेंट्रीज मटेरियल क्रेडिट 176,000, क्योंकि 176,000 रुपीज का डायरेक्ट मटेरियल है जो इस्तेमाल किया है, तो आपने WIP को डेबिट करना है और इन्वेंट्री को क्रेडिट करना है। ये एंट्री के लिए जो है वो फर्दर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जिसमें ये चीज़ डिस्कस भी हुई भी है। अच्छा, अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होता है, अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल का इशूएंस है, तो उसके लिए आप जो है वो ओवरहेड्स के अकाउंट को डेबिट करते हो और आप इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगला जो सवाल है ना वो बिल्कुल सेम है, आप पढ़िएगा, लेकिन बस उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अकाउंट में सारे ओवरहेड्स आते हैं, और क्रेडिट जो है वो इन्वेंट्री का अकाउंट होगा। इन्वेंट्री मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट होने की लॉजिक दोनों केसेस में ये है कि आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो तो मटेरियल कम हो रहा है तो मटेरियल क्रेडिट हो रहा है, मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो मटेरियल कम हो रहा है तो मटेरियल क्रेडिट हो रहा है। 176,000 का जो मटेरियल था वो यहाँ पर पार्ट डी में डायरेक्ट मटेरियल था, तो उसकी वजह से WIP डेबिट होता है। और अगर कोई प्रोडक्शन का ओवरहेड्स होता है तो उसकी वजह से अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले 15 सवाल डिस्कस किए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद सवालों को भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू।